आंकड़ा कहता है कि लगभग 1 करोड़ हार्ट फेलियर से ग्रसित है। आजकल इंडिया को कैपिटल हार्ट फेलियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर मांसपेशियों का वो कमज़ोरीपन होता है कि जिससे हार्ट की जो मांसपेशियां होती है, जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, वो हार्ट की वीक हो जाती है और पूरे शरीर को एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल पाता। आमतौर पे सांस फूलना, पैरों में सूजन, थकावट बहुत ज़्यादा होना, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ और अलार्मिंग सिम्टम्स हैं? सांस फूलना इज़ अ मेजर फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। पैरों में सूजन आना, जिसको हम पीडल एडिमा बोलते हैं। खांसी, लगातार ड्राई कफ जो लेटने पे बढ़ती है। हार्ट फेलियर में सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। सो ये सारे सिम्टम्स भी हार्ट फेलियर के साइंस हैं। 60 से 70 एज में जो है ना, 60 to 70 एज ग्रुप में ये हम सुनते थे कि इनको दिल की बीमारी है, हार्ट फेलियर हो रहा है या कुछ हो रहा है। आजकल हम सुनने में आता है 30 से 40 की एज में ये बहुत ज़्यादातर मिलने को दिखता है। इंडिया में कार्डियक प्रॉब्लम्स या हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रॉब्लम वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 साल आगे पहले हो रही है। वाई? बिकॉज मेनली लाइफस्टाइल। आजकल आपने देखा ही होगा, इतना स्ट्रेसफुल जॉब है हर एक के लाइफ में। स्ट्रेस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। देन पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, अल्कोहल, बाहर का खाना जो प्रोसेस्ड फूड है। सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जन्म देती हैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को, जो अल्टीमेटली लीड करती हैं हार्ट फेलियर को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल है, जो नलियाँ हैं, उनमें सडन ब्लॉकेज आना। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर जो जनरलाइज हार्ट की मांसपेशियों की वीकनेस है, वो धीरे धीरे इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज, वो धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती रहती है। वी हैव टाइम इन दैट, टाइम टू मैनेज। बट इन हार्ट अटैक में देयर इज नो टाइम। सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ते हुए सांस का अधिकतर फूलना, पैरों में सूजन, क्या इन समस्याओं के साथ आप भी जूझ रहे हैं और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं इन लक्षणों को? तो देखिए, ये लक्षण एक बहुत बड़ी समस्या का रूप आगे चल के ले सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हमारे फेलिक्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो समस्या बहुत ही आम हो चुकी है, हार्ट फेलियर। लेकिन अधिकतर लोग इसे नहीं समझते कि ये क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हार्ट का अचानक से रुक जाना, लेकिन सही बात ये है कि हार्ट फेलियर का मतलब है कि जितना हमारे शरीर को चाहिए उस तरीके से हमारा हार्ट जो है पंपिंग नहीं कर रहा है। आज इसी चीज़ को समझने के लिए एक आम भाषा में इस हार्ट फेलियर को समझने के लिए हमारे साथ हमारे फेलिक्स टॉक में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल मिनोचा। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे फेलिक्स टॉक में। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ चर्चा करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका थोड़ा सा हम पर्सनल आपका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह ले लें पहले, कि आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री में आपने क्या, मतलब क्यों इस चीज़ को सबसे पहले चुना, एक डॉक्टर बनना क्यों चुना सर? एनी स्पेसिफिक रीज़न अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलूँगा आप सबका। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर क्यों चुना? बिकॉज जब छोटे होते थे तो हम एक डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन था जब वो देखते थे कि वो किसी की जान बचा सकता है, या एक जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो प्रोफेशन था वो एक यही दिखा हमें। तो और पब्लिक की जान बचाना, किसी को ठीक करना, उसकी जो दुआएं मिलती हैं, उससे जो खुशी मिलती थी, मैं देखता था लोगों को और देखा भी है सबको। सो वो देख के ही एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सीरियसली सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना थोड़ा सा हमें अपना फीडबैक दिया इसके बारे में। सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 1 करोड़ की आबादी जो है हार्ट फेलियर से ग्रसित है। आपके हिसाब से क्या ये आंकड़ा सही है? कितना सही है? हाँ, नहीं, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। खासकर इंडिया में जैसे कि
आजकल इंडिया को कैपिटल हार्ट फेलियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, जैसे हार्ट फेलियर कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जा रहा है। और इसके कुछ कुछ मेन रीजंस हैं, बिकॉज यहाँ हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये जो मेन बीमारियां हैं जो पनप के आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे जूझ रहे हैं। और ये एक रीज़न है जो अल्टीमेटली ये दोनों बीमारियां जाकर हार्ट फेलियर में तब्दील हो जाती हैं अगर इनको ठीक से ट्रीट ना किया गया। सेकेंडली अवेयरनेस आज हमारे यहाँ खासकर हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कम है। जो छोटे मोटे या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर को, सांस फूलना या थकावट होना, वो लोग एक यूजुअली हार्ट फेलियर ओल्ड एज में होता है, तो वो मतलब स्टार्टिंग ऑफ ओल्ड एज या लेट मिडिल एज में होता है यूजुअली। तो वो लोग ये सोचते हैं कि शायद बुढ़ापा जल्दी आ रहा है या छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, वीकनेस हो रही है, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बट अगर इसको देखा जाए और इसको सही से डायग्नोज किया जाए तो ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। राइट सर, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा कहता है कि एक बार जब हार्ट फेलियर डायग्नोज हो गया तो 5 साल के अंदर लगभग 50% लोगों की मृत्यु होती हुई देखी है। क्या आप इसे सही समझेंगे? क्या बात सही है कुछ हद तक। ये तभी होता है जब हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति में, जिसको हम बोलते हैं सीवियर हार्ट फेलियर, जब हार्ट का फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन नहीं होता, वो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, वो 30% से भी कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हाँ ये आंकड़ा सही बोलता है। बिकॉज हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर मांसपेशियों का वो कमज़ोरीपन होता है कि जिससे हार्ट की जो मांसपेशियां होती है, जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, वो हार्ट की वीक हो जाती है और पूरे शरीर को एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल पाता जो रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये धीरे धीरे बढ़ती है अगर आप इसको डायग्नोज नहीं करो या ठीक से मैनेज नहीं करो। और धीरे धीरे जब बढ़ती है तो हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे कम होता रहता है, हार्ट की मांसपेशियाँ और वीक होती रहती हैं और ये अल्टीमेटली क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और ये अगर सीवियर हो जाए, लेस देन 30% इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाए, तो 50% मोर्टेलिटी होती है। सर इसी पे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि रिसेंटली मैंने एक अपने नेबर में सुना, हमारे एक अंकल हैं जिन्हें डॉक्टर के बाद कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन के बाद बोला गया कि आपका हार्ट जो है वो 20% काम करता है। तो ये 20% हार्ट का काम करना क्या मतलब होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 20% हमारे से सब लोग पेशेंट या उनके अटेंडेंट पूछते हैं कि जब हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, हार्ट का फंक्शन कैसे पता चलता है? वो इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है, दैट्स अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। तो जैसे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का होता है, वैसे ही हार्ट का अल्ट्रासाउंड चेस्ट पे प्रोब लगा के आप देखते हैं, तो उसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि हार्ट कितना, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। एक्चुअली ये परसेंटेज हार्ट का फंक्शन नहीं होता, वो होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। मीन्स हार्ट के अंदर का जो ब्लड है वो हार्ट कितना इजेक्ट कर रहा है, कितना पंप आउट कर रहा है पूरे शरीर को ब्लड देने के लिए। सो दैट इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ, दैट्स ए परसेंटेज ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट, हार्ट के अंदर का ब्लड जो हार्ट उसको पूरे ब्लड वेसल्स या पूरे शरीर को भेजता है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। वो एक्चुअली हार्ट का फंक्शन नहीं होता, वो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। जो नॉर्मल हार्ट होता है, जो नॉर्मल परसेंटेज होती है, वो 55 to 70 के बीच में रेंज करती है। मीन्स एक ऐसे होता है, ये हार्ट की एक कैविटी है। अगर हम बोले कि लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि सर अच्छा 55, अगर नॉर्मल का जैसे बताया 55% है, वो बोलते हैं सर सिर्फ 55% है। तो हमें बताना पड़ता है, नहीं, उसको समझाना पड़ता है, नहीं ये हार्ट की कैविटी है, वो कैविटी का मतलब कितने परसेंटेज आप पंप कर रहे हो, लाइक दिस, ऐसे वो इतना ही पंप करेगा। अगर वो पूरा 100% करेगा तो कैविटी खत्म हो जाएगी और रिकॉइल नहीं रहेगा। सो 55 to 70% इज द आइडियल इजेक्शन फ्रैक्शन। सर पहले बहुत ज़्यादातर सुनते थे कि 60 से 70 एज में जो है ना, 60 to 70 एज ग्रुप में ये हम सुनते थे कि इनको दिल की बीमारी है, हार्ट फेलियर हो रहा है या कुछ हो रहा है। आजकल हम सुनने में आता है 30 से 40 की एज में ये बहुत ज़्यादातर मिलने को दिखता है। तो ऐसा क्यों सर? क्या ऐसी वजह है कि आजकल हम 30 और 40 की एज ग्रुप में ये चीज़ें देख पा रहे हैं? ये ट्रेंड हम देखते हैं आजकल, ये देख रहे हैं ट्रेंड।
और इवन रिसर्च भी बोल रही है या डाटा भी बोल रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड बोल रहा है कि इंडिया में कार्डिक प्रॉब्लम्स या हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रॉब्लम वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले 10 साल आगे पहले हो रही हैं। वाई? बिकॉज मेनली लाइफस्टाइल। ये हार्ट फेलियर या हार्ट इश्यूज दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज़, इसको बोला जाता है कि ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। आजकल आपने देखा ही होगा, इतना स्ट्रेसफुल जॉब है हर एक के लाइफ में। स्ट्रेस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। देन पीपल स्टार्ट स्मोकिंग, अल्कोहल, बाहर का खाना जो प्रोसेस्ड फूड है, जो हमारे घर में पहले बनता था घर का खाना, वो आजकल बहुत कम हो गया है। एवरी टाइम यू ईट आउटसाइड फूड, प्रोसेस्ड फूड। सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जन्म देती हैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को, जो अल्टीमेटली लीड करती हैं हार्ट फेलियर को। तो इसीलिए हार्ट फेलियर का जो परसेंटेज है, जो कम आयु में भी देखने को मिल रहा है। सर, एक और कंफ्यूजन रहता है लोगों में। लोग अक्सर हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक दोनों को एक ही समझते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सा आज हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक। और एक ये भी है कि हार्ट फेलियर हम पेशेंट को बताते हैं या किसी को अटेंडेंट्स को बताते हैं साथ में कि इनको हार्ट फेलियर है, तो दे आर शॉक्ड, मतलब उनको लगता है बस अब ये ख़त्म। दैट्स नॉट राइट, वो सही बात नहीं है। हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल है, जो नलियाँ हैं, उनमें सडन ब्लॉकेज आना। वो ब्लॉकेज जब आती है तो उस पोर्शन, हार्ट के उस पोर्शन को खून नहीं मिलता, वहाँ ब्लॉक हो जाती है और वो पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन डैमेज हो जाता है। उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ये एक इमरजेंसी है। मीन्स अगर उसको जल्दी से टैकल कर लिया गया तो वो जहाँ पे वो मसल डेड हुई है वो रिवाइव हो सकती है। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर जो जनरलाइज हार्ट की मांसपेशियों की वीकनेस है, वो धीरे धीरे, इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज, वो धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती रहती है। वी हैव टाइम इन दैट, टाइम टू मैनेज। बट इन हार्ट अटैक में देयर इज़ नो टाइम, वी नीड टू रश टू द हॉस्पिटल। हार्ट फेलियर में अगर ये सीवियर स्टेज पे है, सीवियर हार्ट फेलियर है, दैन डेफिनेटली रश टू द हॉस्पिटल। अगर ये अर्ली स्टेजेस पे है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आराम से मेडिसिन से मैनेज हो जाता है। ओके सर, आमतौर पे सांस फूलना, पैरों में सूजन, थकावट बहुत ज़्यादा होना, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ और अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो आप हमारी आज आम जनता को बताना चाहेंगे? हाँ, सांस फूलना इज़ अ मेजर फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, मेजर सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। और साथ में पैरों में सूजन आना, जिसको हम पीडल एडिमा बोलते हैं। इसके अलावा कई बार परसिस्टेंट कफ आना, खांसी, लगातार ड्राई कफ जो लेटने पे बढ़ती है, या सांस फूलने का पहले जैसे किसी को प्रोग्रेसिव हो रहा है सांस फूलना, पहले किसी को 3 मंजिल चढ़ने पे होता था, अब 1 मंजिल चढ़ने पे हो रहा है, या छोटे मोटे काम करने पे हो रहा है, ये होना। कई बार क्या होता है हार्ट फेलियर में, हार्ट की रिदम जो होती है, हार्ट की जो धड़कन होती है, वो अनियमित हो जाती है, जिसको इर्रेगुलर हार्ट बीट्स बोलते हैं, या फिर हाई हो जाती है, वेरी हाई रेट, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, वो भी है। हार्ट फेलियर में सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें पेट फूलना, भूख ना लगना, दिमाग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लोगों को वी सी द फॉगिंग ऑफ ब्रेन, जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी इतनी शार्प नहीं रह पाती। सो ये सारे सिम्टम्स भी हार्ट फेलियर के साइंस हैं। ओके, ये तो रहे सर सिम्टम्स की बात। अब अगर हम बात करें कि एक तो हुआ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कि पेशेंट आपके पास आया और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं। इस बीच क्या इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये जानने के लिए? हाँ, सबसे पहले जैसे आपने बोला, सिम्टम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिसको जो बोले कि हमें को चलने में सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेकेंडली होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आप देखते हो पीडल एडिमा है, पिटिंग एडिमा है, आप ऑस्कल्टेट करते हो चेस्ट की, हार्ट की साउंड्स तो नहीं आ रही, कुछ एबनॉर्मल साउंड्स, या चेस्ट में कुछ पानी वगैरह जिसको हम क्रेपिटेशंस बोलते हैं, वो तो नहीं आ रहे। फिर हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे, जो प्राइमरली 2-3 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसको ईसीजी हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की बताता है। फिर इको, जैसे मैंने आपको बताया, इको कार्डियोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उससे हम डायरेक्ट हार्ट अल्ट्रासाउंड पे मशीन पे हम हार्ट को सामने देख रहे हैं, हार्ट की मांसपेशियाँ अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं कर रही, कितनी कमज़ोर हैं, कैसे काम कर रही हैं, उसमें लीकेज कितनी है, फ्लूइड ओवरलोड कितना है, वो सारा इको से पता चल जाता है। आगे प्रोग्नोसिस कैसा है वो भी पता चल जाता है, कि सीवियर है या माइल्ड मॉडरेट स्टेज पे हार्ट फेलियर है, कौन सी स्टेज पे है। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कुछ होते हैं नॉर्मल रूटीन के,
प्लस एक एंटी प्रो BNP जो स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर का एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट फेलियर है तो कितना है, सीवियरिटी क्या है, उसका प्रोग्नोसिस मतलब कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये सारे टेस्ट। सर देखिए, बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज में होते हैं, बहुत सारे लोगों को सांस फूलता है। तो ऐसे में एक मरीज़ ये कैसे समझे कि मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या मुझे मेरा सांस फूल रहा है तो मुझे एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इसके अलावा मतलब उनको घर बैठ के मतलब एक जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो उनकी वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप हमें कुछ बताएं कि कैसे उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सांस फूल रहा है, लोग अपना महीनों तक एक फिजिशियन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हो सकता है कि लोकल डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं कहीं भी जहाँ पे अभी पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे उनको समझना चाहिए कि उनका जो सही ट्रीटमेंट है एक कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये नॉर्मली हम इस चीज़ को देखते भी हैं, फेस भी करते हैं। जो नॉर्मल जिसे बोला सांस फूलना, वो तो नॉर्मल एक आदमी को अगर स्टेमिना नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको समझ में आ जाता है कि आप वर्कआउट करना शुरू करते हो तो सांस धीरे धीरे बेटर हो जाता है, या आप आराम करते हो, अगर सांस फूल रहा है आपने आराम किया वो ठीक हो गया। दूसरा होता है एक ओवरलैपिंग बिटवीन पल्मोनोलॉजी को दिखाना चाहिए या कार्डियोलॉजी को। ये दोनों सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। सबसे पहले एक तो हम सूजन को बोलेंगे, जो पैरों में सूजन आना, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई बार क्या होता है, आपका सांस फूल रहा है, आप सूजन आ रहा है, आप ठीक है, आप बोल सकते हो सूजन लंबे समय से खड़े होने पे आ रहा है, बट इसका रीज़न कई होते हैं। सेकेंडली, कई बार आपका सोते सोते नींद खुल जाना और सांस फूलते हुए आप विंडो खोलते हो और सांस लेते, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हो, ये भी एक हार्ट फेलियर का सिम्टम है। इसको PND बोलते हैं, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। इसमें जो एडिमा है वो कम हो जाता है और पानी फेफड़ों में आ जाता है, और वो फ्लूइड जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ब्लड का, वो हार्ट झेल नहीं पाता, बिकॉज हार्ट कमज़ोर है, तो वो सारा प्रेशर लंग्स पे जाता है और वो सांस फूलता है। सो रात में एकदम से 2-3 घंटे बाद सोने के बाद अब एकदम से सांस लेने के लिए उठते हो, एक ये सिम्टम है। और दूसरा, कई बार हार्ट फेलियर के मरीजों में ना यूजुअली हम देखते हैं अजीब सी एक थकावट हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का हार्ट पंपिंग पूरी हो नहीं रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा सारे ऑर्गन्स या सारे मांसपेशियों में नहीं पहुंच रहा। तो जब सारे ऑर्गन्स या मांसपेशियों में नहीं पहुंच रहा तो जो ज़रूरी ऑक्सीजन और जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी नहीं पहुंच रहे, तो उससे एक हमेशा कमज़ोरी या वीकनेस, थकावट बनी रहती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। ओके सर, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी एज 38 इयर्स तक होगी। सो उनको पहले डॉक्टर ने इको रिकमेंड किया था, बट इको की रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आई है, 1-2 बार ही उन्होंने कराया है, बट फिर भी उनको ये प्रॉब्लम सांस फूलना या थकावट होना होता ही रहता था। तो ऐसे में किसी और कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको रिकमेंड किया स्ट्रेस इको। तो आपके हिसाब से इज इट बेटर कि हम इस एज ग्रुप में डायरेक्टली स्ट्रेस इको को ही रिकमेंड करें, और दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा सिम्टम्स भी आते हैं जब आप सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराओ, कुछ अनीमिया नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको सांस फूल रहा है और इको नॉर्मल है। यूजुअली जब हम बोलते हैं इको नॉर्मल है तो हम एक ही चीज़ देखते हैं कि जो आपने अभी बताया इजेक्शन फ्रैक्शन, कि हार्ट कितना काम कर रहा है नॉर्मल लैंग्वेज में। एक्चुअली कितना काम कर रहा है नहीं होता, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। कि अगर हार्ट नॉर्मल 55 to 70% काम कर रहा है, ये देखते हैं कि हार्ट ठीक है और तो हार्ट फंक्शन नॉर्मल है। बट एक चीज़ हार्ट के अंदर जो यूजुअली मिस होती है, जो लोग नहीं देखते, वो है डायस्टोलिक फंक्शन। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक फंक्शन, कि हार्ट ऐसे दिस इज़ कॉल्ड, हार्ट के 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक सिस्टोल मतलब हार्ट पंप करता है, और एक डायस्टोली मतलब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है और तभी पीछे से ब्लड आ रहा है और आगे हार्ट को पंप कर रहा है। हार्ट ये सिस्टोलिक फंक्शन तो नॉर्मल है, बट जो रिलैक्सेशन है, जो रिकॉयल है, वो नॉर्मल नहीं है, उसको लोग मिस कर जाते हैं। इवन इन इकोकार्डियोग्राफी वी हैव सीन दोज नॉट सो गुड रिपोर्ट्स। तो एक अच्छे इको करना भी बहुत ज़रूरी है। उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को। सो उसका भी इलाज होता है। और दूसरा जो स्ट्रेस इको बताया, स्ट्रेस इको आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, बट आपका हार्ट एक्स्ट्रा लोड लेने के लिए तैयार है या नहीं है, वो स्ट्रेस इको से पता चलता है। अगर वो स्ट्रेस इको में आपके हार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है
तो स्ट्रेस को हमें पता चल जाता है। ओके, एक्सर्शन, ड्यूरिंग एक्सर्शन, राइट सर। सर ये तो रही इन्वेस्टिगेशंस तक, अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो हार्ट फेलियर का बेसिकली क्या ट्रीटमेंट, इज इट अ टोटली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और वी हैव टू गो फॉर एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट? स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव। आजकल तो हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, इतनी एडवांस मेडिसिन आ गई हैं कि इवन सिम्टम्स तो मोस्टली ठीक हो ही जाते हैं और डिजीज़ जो प्रोग्रेशन है वो भी रुक जाती है और कई केसेस में रिवर्सिबल भी हो जाती है। और स्पेशली दोस्त हमने हार्ट फेलियर देखे हैं पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो, यंग फीमेल्स में पोस्ट डिलीवरी हार्ट फेलियर, शी गोज इन टू हार्ट फेलियर, सांस एकदम से फूल जाता है, इको करते हैं और देखते हैं हार्ट 30% इजेक्शन फ्रैक्शन। सो उनको अगर अच्छे से ट्रीटमेंट मिले तो हार्ट फुली रिवर्सिबल नॉर्मल 60% आ जाता है। सो हमारे पास इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स भी हैं, लेकिन इन केसेस ऑफ सीवियर हार्ट फेलियर जो आपने नज़रअंदाज कर दिया, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं ली, इतना टाइम हो गया और हार्ट धीरे धीरे काम करना कम कर रहा है, पहले 55 से 40 फिर 30 20 अगर 15-20% आ जाता है तो उसमें फिर अल्टीमेटली एक बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। सो उससे पहले एक एलवेड होता है, बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे सर्जिकल प्रोसीजर जैसे रीनल ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट होता है, अल्टीमेट ये फिर हार्ट ट्रांसप्लांट बोला जाता है जो अभी इतना कॉमन हमारे कंट्री पे नहीं है। सो आपके हिसाब से as soon as possible, Absolutely. early detection is very important. अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट Right. So एंड फॉलो। कई बार क्या होता है लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं और बोलते हैं अब हम ठीक हो गए, या तो छोड़ दिया ट्रीटमेंट, जी सर, या फिर अपने आप ही थोड़ा बहुत। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पेशेंट। हम एजुकेट करते हैं पेशेंट को कि ये प्रॉब्लम है, आपको ये लेना है, इससे ये हो सकता है, वॉच, कीप अ वॉच। सो हम टेस्ट बोलते हैं कि आप ये टेस्ट कराते रहिए, फॉलोअप करते रहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सर अधिकतर लोग एक्चुअली जो मैंने भी देखा है कि कार्डियोलॉजी की जो मेडिकेशन ज़्यादातर होती है महीने पे दी जाती हैं। सो वो महीने के बाद जो वो फॉलोअप मिस होता है, इस बीच पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम भी हुई होती है। जब आप किसी भी पेशेंट से हम बात करते हैं तो कह रहे हैं हाँ हमारी हार्ट की दवाई चल रही है, बट वो कभी भी उस फॉलोअप में 1 महीने या 2 महीने बाद हो सकता है कोई डोज चेंज करनी हो, कम करनी हो, ज़्यादा हो, तो वो कभी भी नहीं होता, जिसकी वजह से आगे चल के कोई और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में वो लोग पहुंच जाते हैं, जबकि वो लोग इस एक आइडिया में होते हैं हमारी मेडिसिन चल रही है। तो ये एक गैप जो आप बता रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि आपका फॉलोअप मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एडवाइस आपको उतना राइट सर, राइट। इफ समबडी सेज, जो डॉक्टर सेज कि हाँ नहीं 3 महीने पे करो या 6 महीने पे करो, दैट्स But फाइन, you have दैट to मींस यू आर come, right. कंट्रोल, बट आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ्स आपको ये टेस्ट करा के फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सर। सर एक बार प्रिवेंशन की बात करें, एज ऑल ऑफ वी नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि हमारी लाइफ में हम इतने फिट रहें कि बहुत कम चांसेस हों कि हार्ट फेलियर के कभी भी आए लाइफ में किसी के। तो लाइक आई सेड, सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। स्ट्रेस को कम, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बात तो सब करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात सब करते हाँ हैं। जी, बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इन सब में एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, तो उससे डायबिटीज़, शुगर ये सब बढ़ती है। उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। डेफिनेटली यू नीड टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो, सो कीप टेस्टिंग आउटसाइड फूड, बट यू शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी अ रेगुलर वन। आपको उसको लिमिट करना चाहिए। स्ट्रेस शुड नॉट बी देयर इन योर लाइफ। अगर है तो उसको वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, नींद पूरी लीजिए। सर एक रिलेटिव है मेरे जिनको हार्ट फेलियर है, उनको डॉक्टर ने नमक और पानी ये बहुत ही कम, मतलब मान लीजिए बंद करने के लिए बिल्कुल कहा गया है, जितना कम हो सके। नमक तो बिल्कुल बंद और पानी जितना कम हो सके लेने को कहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये एक नमक और पानी का मैनेजमेंट हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने जैसे डिस्कस किया कि ये फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, तभी हमारे पैरों में सूजन आती है, या जब लेटते हैं तो लंग्स में पानी आ जाता है। अगर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्लड पूरा पंप नहीं हो पा रहा है, सारे शरीर को, सारे ऑर्गन्स को ब्लड एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो किडनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालती है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड और नमक शरीर से निकालती है, वो नहीं निकाल पाती है और वो जमा हो जाता है। उसके ऊपर अगर हम और नमक और पानी लेंगे तो वो ऐड ऑन होगा और एक्स्ट्रा फ्लूइड जमेगा और लंग्स में पानी आएगा और सांस और फूलेगा, सिम्टम्स और ख़राब होंगे, हार्ट के ऊपर लोड होगा और हार्ट फेलियर बढ़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कम करिए। बंद करने के लिए नहीं बोला जाता कि बिल्कुल हटा दो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
नमक की मात्रा बिल्कुल मिनिमाइज करिए एंड पानी का इंटेक कम करिए। यूजुअली हम बोलते हैं 1 से 1.5 लीटर से ऊपर हार्ट फेलियर के मरीजों को पानी नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए। ओके सर, बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर का? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिसका जो ब्लड प्रेशर लोगों का चलता रहता है। हमारे पास कई आते हैं जिनका बीपी, हाँ सर ये तो मेरा नॉर्मल है, ये तो मैं कब से 1-2 सालों से चल ही रहा है, 180 170, सर मेरे को कुछ सिम्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट ये चल रहा है, ये मेरे लिए नॉर्मल है। बट दैट्स नॉट राइट। वो एकदम से अंदर आप बम लेके बैठे हो, कभी भी फट सकता है वो। दैट्स नॉट राइट। सो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर वो हार्ट पे लोड डालता है। देन अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हमारे वेसल्स, जो नसों की, जो हार्ट की जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं और मांसपेशियाँ, उनको डैमेज करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो डायरेक्टली हार्ट की मसल्स को डैमेज करते हैं। ओबिसिटी वो अगेन लोड करता है हार्ट के ऊपर। जिनको फैमिली हिस्ट्री है कोई हार्ट की, डेफिनेटली वो, एंड दोज हु हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो ये डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन फॉर गेटिंग हार्ट डिजीज एंड इन टर्न हार्ट फेलियर। ओके सर, आखिर में ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसको देखते हुए किसी भी परिवार वाले को उस पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल लाना चाहिए? ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को तो पता ही होता है कि ये सिम्टम्स हैं, इसलिए हमारी ट्रीटमेंट चल रही है। बट समटाइम जैसे हमने बोला फॉलोअप नहीं रह पाता, इग्नोर हो जाते हैं वो, तो एकदम से कई बार बैठे बैठे सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है उनका। दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन कि आपका सांस बैठे बैठे भी एकदम ज़्यादा फूल रहा है। दैट्स यू शुड इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल। कई बार चेस्ट में हैवीनेस आना, चेस्ट पेन होना, ये एक इंडिकेशन है कि यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। देन सेकेंडली चक्कर आना, बेहोशी होना, या तो दवाई की मात्रा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या हार्ट सिंक कर रहा है, यू शुड रन टू द हॉस्पिटल। देन धड़कन एकदम से अनियमित हो जाना, इररेगुलर हार्ट बीट हो जाना, एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स या कुछ कपलेट्स या आगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो जाता है। सो दैट्स एन इमरजेंसी। या फिर हार्ट बहुत तेज़ धड़कते रहना, दैट्स ऑल्सो एन इमरजेंसी। सो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली आपको यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। एंड वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है, आप पानी का इंटेक करते रहते हो या कहते हो कि सब ठीक चल रहा है और आपने पानी ले लिया और एकदम से 1-2 दिन में आपको पैर इतने सूज गए, पैरों की सूजन या वेट एकदम से बढ़ गया। वेट एकदम से खाने से तो नहीं बढ़ेगा, या ड्रिंकिंग वाटर, सो सूज गए पैर, वेट बढ़ गया, तो दैट्स एन अगेन अ रेड फ्लैग साइन कि आपको इमीडिएटली यू शुड गो टू द हॉस्पिटल एंड कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माय प्लेजर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल मनोचा। तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई। अर्ली डिटेक्शन, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी डिजीज़ का डायग्नोज प्रॉपर तरीके से करवाएंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट सही टाइम पे और सही तरीके से ले पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि कभी भी अपना फॉलोअप मिस ना करें। अगर किसी भी डॉक्टर ने आपको 7 डेज़ या 1 मंथ या 2 महीने की दवाई भी दी है तो प्लीज़ आप फॉलोअप में एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। स्पेशली हार्ट की मेडिसिन को ऐसे कंटिन्यू नहीं करें, एक बार फॉलोअप में ज़रूर दिखाएं। आपके दिल की सुरक्षा के लिए हम हैं। धन्यवाद।